डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का रिज़ल्ट किसी भी वक्त अब आ सकता है ना। और सबसे बड़ी दुविधा जो इस चीज़ को लेकर बनी हुई है, क्या कट ऑफ कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, है ना। हालांकि हम इसको लेकर पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने सीसेट को लेकर जो चीज़ें हैं वो अभी भी थोड़ी सी डिस्कस इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि मेरे पास कुछ रिव्यूज इसको लेकर अभी नहीं थे, है ना। बहुत सारे बच्चों ने इसको लेकर रिव्यू दिया है, किस तरह से सीसेट का उनका एग्जामिनेशन रहा है, सीसेट किस तरीके से एक जो है दुखती रग बनकर इस बार फिर से सामने आया है। बहुत सारे एस्पिरेंट का दिल फिर से सीसेट ने तोड़ दिया है। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि सीसेट के चलते कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहले देखिए, इस बार का सीसेट का पेपर क्या माना जाए, क्या इजी पेपर है या डिफ़िकल्ट पेपर है ना। तो इजी तो सीसेट को मानना एक बहुत बड़ी भूल है। बहुत सारे लोगों ने जिस दिन एग्जामिनेशन हुआ था यह कहने की भूल की कि इस बार सीसेट का पेपर भी आसान है। हाँ, 2023 के कंपैरिजन में थोड़ा ठीक पेपर था। वो इसलिए था क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, इस बार उस तरह के सवाल नहीं थे, इसकी वजह से ही जज कर दिया गया। लेकिन एक और बड़ा कारण भी था, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, वो था कॉम्प्रीहेंशन। अब आप कहोगे सर कॉम्प्रीहेंशन तो हर बार इस तरह से रहता, नहीं, ऐसा नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन एक अगर आप देखेंगे तो पूरा हिंदी माध्यम जो है ना, पूरा हिंदी माध्यम, हिंदी मीडियम का जो ग्रुप है, ये ज़्यादातर इनका बेस होता है कॉम्प्रीहेंशन, है ना। क्योंकि मैं खुद भी ये चीज़ें पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कॉम्प्रीहेंशन के बेस पर ही वो सीसेट का पेपर डील करते हैं। तो हिंदी माध्यम अगर कॉम्प्रीहेंशन से पेपर डील करता है तो अगर कॉम्प्रीहेंशन ठीक ठाक नहीं रहेगा या कॉम्प्रीहेंशन ट्रिकी रहेगा तो उसका प्रभाव तो वहाँ पे पड़ेगा ही ना। और हालांकि सवाल तो 27 पूछे गए हैं, लेकिन ये 27 सवालों में कॉम्प्रीहेंशन में पूर्व धारणाएं बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं, है ना। अजम्पशंस बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं। इसके लिए बच्चे तैयार नहीं भी होते हैं और इवन पूर्व धारणाओं का आंसर निकालना थोड़ा इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये सब्जेक्टिविटी से भरा हुआ होता है ना। आपको नहीं पता है कि, और पूर्व धारणा का मतलब होता ये है कि एग्जामिनेशन या जो ऑथर था जब वो पैराग्राफ लिख रहा था उसके मन में क्या चल रहा था। अब इसको निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बहुत कठिन है ये चीज़ जानना कि कोई भी इंसान अगर कोई पैराग्राफ लिख रहा है, कोई किताब लिख रहा है, कोई पोइट्री लिख रहा है या कोई स्टोरी लिख रहा है, उसके समय उसके मन में क्या चल रहा था, वो क्या सोच रहा था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था। और दूसरी चीज़ ये है कि इस चीज़ का ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ जो है वो उसके पैराग्राफ में हो। तो मन में जो चीज़ है वो ज़रूरी नहीं है कि पैराग्राफ में एज इट इज़ लिखी हो। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसको ये नहीं समझ में आता है कि पैराग्राफ में लिखी हुई चीज़ को लेना है, पैराग्राफ में तो इसका कोई जिक्र नहीं है, दूर दूर तक इसके बारे में कहानी नहीं है, बट उसके मन में तो है ना, उसके मन में वो चिंता है, इसके चलते उसने वो वाला पैराग्राफ लिखा है। तो इसके चलते थोड़ा सीसेट का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। दूसरी चीज़ें ये हैं कि जो नंबर सिस्टम के सवाल भी पूछे गए हैं या जो अदर सवाल भी पूछे गए हैं उसमें भी पेपर उतना आसान नहीं है। हालांकि रीजनिंग जो है वो 17-18 सवाल पूछे हैं, इसके चलते भी लोगों को लगा, हालांकि रीजनिंग थोड़ी ठीक पूछी है, उसको आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं मान सकते हैं, लेकिन आपको तो ओवरऑल पेपर देखना है ना। ओवरऑल पेपर के चलते जो है आपकी कट ऑफ बननी है और मार्क्स चाहिए आपको 66 सीसेट में, है ना। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो मैं आपको एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हम ओवरऑल बात करें सीसेट के पेपर की तो 66 मार्क्स लेना अभी भी थोड़ा सा मुश्किल रहा है। और सबसे बड़ा जो इशू, जितने ज़्यादा मैसेजेस मुझे इस चीज़ को लेकर आए हैं उसमें टाइम मैनेजमेंट को लेकर दिक्कत रही है। हालांकि मैंने बहुत बार क्लासेस में बताया, पिछले साल जो बच्चे थे क्लासेस में उनमें से भी 100% उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाए एग्जामिनेशन में और उसका परिणाम भी उनको नेगेटिव देखने को मिला है। क्या बोला था मैंने कि जो कॉम्प्रीहेंशन है ना उसको सबसे अंत में, सबसे लास्ट में उठाना है। हुआ क्या है, बहुत सारे बच्चों ने पहले मैथ और रीजनिंग के सवाल उठाए, ठीक है, मैंने उनको बोला था कि सबसे पहले आप रीजनिंग करें। रीजनिंग के एक दो सवाल उठाए, वो टाइम टेकिंग हो गए और हो नहीं रहे थे, उसमें टाइम भी लग गया और नहीं हुए। उसका जबकि मैंने बोला था कि अगर वो ना हो तो आप अगले सवालों पे जाएंगे, आप डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन तुरंत वहाँ पे डिसीजन लिया गया और तुरंत उठा लिया गया कॉम्प्रीहेंशन। अब कॉम्प्रीहेंशन में 1 घंटा 15-20 मिनट दे दिए लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। आपने अगर 27 के 27 सवाल भी कॉम्प्रीहेंशन में कर लिए हैं तो कितनी एक्यूरेसी आप इसमें ला पाओगे। अगर मैं आपको खुद एक चीज़ कहूँ कि अगर आप बेहतरीन से बेहतरीन पर्सन को भी कॉम्प्रिहेंशन में बिठाएंगे ना, तब भी वो 27 में से 24 से 25 सवाल सही कर पाएगा, 3-4 सवाल तो उसके भी गलत होंगे। तो एस्पिरेंट की तो बात मान लो आप, यहाँ पे मैक्सिमम आप कितना 27 में से 22 सवाल सही कर लोगे या 20 सवाल सही कर लोगे, इसमें 4-5 सवाल के गलत होने की पॉसिबिलिटी लगातार रहती ही है। ठीक है, इसके चलते फिर आपको 20 से 25 सवाल जो हैं वो मैथ रीजनिंग में उठाने होंगे। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आपका सीसेट का पेपर नहीं हो रहा है।
और बहुत सारे मैसेजेस इस चीज़ को लेकर आए कि सर जो है सी सेट 70 नंबर पे फंसा है, सी सेट 80 नंबर पे फंसा है, 90 नंबर पे फंसा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो हालांकि कोई भी चीज़ 100% सच और गलत नहीं होती है। जितने मार्क्स हम सोचते हैं ना उससे मार्क्स हमें कम आते हैं, पहली चीज़ तो ये। अब क्या ये 100% होता है? नहीं, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, ये मैक्सिमम ऐसे पॉसिबिलिटी होती है। होता तो ऐसे भी है कि आपने यहाँ पे 70 नंबर निकाले और वहाँ पे आपके 80 निकल आए, ऐसा भी देखने को मिलता है, बट बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है ये, है ना, बहुत कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है कि अगर आपके सवाल नंबर वहाँ पे यहाँ पे आप निकाल रहे हो 70, तो वहाँ पे 60 ही बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी, है ना। एक दो सवाल गलत हो जाएंगे तो आप बाहर हो जाओगे। और 70 नंबर थोड़ा सा रिस्की वाला एक जोन भी हो जाता है ना, कि 66 तो आपको चाहिए, एक दो सवाल भी गलत हुए तो आप बाहर हो गए। तो अच्छा, अब चलो मैंने आपको बताया कि चलो बहुत सारे बच्चों का ये मानना है कि सीसेट इस बार गड़बड़ाया है, जिसके चलते उनका पेपर शायद ना हो। अब इसके चलते इस कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कट ऑफ पे ये इम्पैक्ट पड़ता है, अब देखो खुद से सोच के देखो ना, सी सेट, अब जीएस में, सी सेट में आपके नंबर नहीं आ रहे तो आप बाहर हो गए। जीएस में चाहे आपके 110 नंबर है, 120 नंबर है, अगर मान लो, मैं कहता हूँ अगर आपकी इस बात को मान लिया जाए कि जीएस का पेपर मान लो ईजी है कंपैरेटिवली, है ना, तो जीएस में मान लो किसी ने ले भी लिए 100 नंबर या 90 नंबर, जबकि मेरे को तो अभी तक ज़्यादातर बच्चे ऐसे मिले नहीं हैं। अभी ज़्यादातर कोई इस रेंज में ज़्यादा मुझे मिले हैं 80 से 90 वाले, है ना। इवन बहुत सारे मिले हैं 70 से 80 वाले, है ना। बहुत कम बच्चे मुझे मिले हैं जिनका स्कोर 90 प्लस है, और एक या दो बच्चे अभी मिले हैं जो कह रहे हैं कि 100 प्लस मार्क्स हैं, अदरवाइज ज़्यादातर बच्चे मुझे ऐसे मिले नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारा ही डाटा मेरे पास होगा, मैं अपनी एक जनरल आइडिया आपको बता रहा हूँ कि अगर देखो, अगर पेपर आसान होता ना तो इसकी संख्या ज़्यादा होनी थी ना। अगर पेपर आसान होता तो 100 प्लस वालों की संख्या ज़्यादा होनी थी ना, बट पेपर आसान नहीं है, इसी का तभी तो बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं या यहाँ पे घूम जा रहे हैं ना। तो ये वाली प्रॉब्लम आप देख सकते हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उन बच्चों को जिनके नंबर कम बन रहे हैं, क्योंकि सीसेट एक गेम चेंजर फिर से निकल के आएगा। फिर से हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो 85 से 90 के बीच में ही रहेगा, ज़्यादा इससे नहीं बढ़ेगा। इवन मेरी रेंज 80 से 90 की भी रही है, अगर मोटा मोटा भी आप देखेंगे तो किसी भी हाल में 95 क्रॉस नहीं करेगा। बट आप इस चीज़ को मान के चलो, ये ज़्यादा अच्छी प्रेडिक्शन रहेगी। इस रेंज में अगर आपके एक्यूरेट नंबर बन पा रहे हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप इस बार मींस जो है लिखने जा रहे हैं। और अगर आपके यूपीएससी से 80 प्लस नंबर बन रहे हैं, यूपीएससी की आंसर की से जब मान लो जो वो चेक करेंगे, वो अब तो आएगी नहीं, वो तो वहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर जो चेक हुआ होगा पेपर, वहाँ पे अगर आपके 80 से ज़्यादा नंबर बन रहे होंगे ना, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप इस बार का मींस क्वालिफाई कर लो। अगर नहीं भी होता है या सीसेट ने इस बार आपको तंग किया है तो इसको इजी मत लीजिए, इसको अब ये मत छोड़ दीजिएगा कि अगले साल फरवरी में उठाना है, मार्च में उठाना है, ये गलती मत करिएगा। अभी से सीसेट के पेपर को आपको उठाना चाहिए, अभी से पूरी मेहनत इस पे लगानी चाहिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस, मैक्सिमम प्रैक्टिस, ये पेपर डील नहीं होगा, है ना। और आप फिर से मैं कह रहा हूँ, जो लोग कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे बैठे रहते हैं, छोड़ना नहीं है कॉम्प्रिहेंशन को। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉम्प्रिहेंशन नहीं करना है, कॉम्प्रिहेंशन करना है, मैक्सिमम एक्यूरेसी से करना है। उसको करने के लिए कितना ही एफर्ट चाहिए आपको, वो जल्दी भी हो जाएगा। लेकिन मैथ और रीजनिंग आपको अब थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ बनानी होगी, इन पे काम करना होगा, रीजनिंग को अच्छा खासा टाइम देना होगा, मैथ को भी टाइम देना होगा, ताकि ट्रिकी पेपर जो इसमें से पूछा जाता है उसमें आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 से 25 सवालों को डील कर सके। इतना अगर आप उसमें कर गए और 20 सवाल आप कॉम्प्रिहेंशन में कर गए तो फिर आपको सीसेट क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब आपके नंबर जीएस में जो हैं अच्छे खासे हों। जीएस में आपके 90 प्लस नंबर हैं, जीएस में आपके 100 नंबर हैं, और आप सीसेट में 65 पे हो, 64 पे हो, 63 पे हो, या 70 के आसपास हो और आप बाहर हो गए हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं। अगर आप इस दर्द से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अगली बार सीसेट आपकी दुखती रग ना बने, सीसेट की वजह से अगली बार आपका दिल ना टूटे, तो अभी से तैयारी करके रख लीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं उन बच्चों के लिए, कभी भी रिजल्ट आ सकता है, चिंता मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन का डिले भी हो सकता है। कई बार ना वो देखो प्रशासनिक चीज़ें होती हैं, कई बार हो सकता है किसी पेपर को लेकर कुछ दिक्कत फंस रही हो, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हो, उसकी वजह से रिजल्ट जो है 1 आध दिन डिले हो रहा हो, बट आ जाएगा रिजल्ट, चिंता मत करिए, परेशान मत होइए। बहुत ज़्यादा ध्यान रिजल्ट की तरफ मत दीजिए। जब हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं रिजल्ट में तो शायद हमारा नहीं होता है, तो थोड़ा सा ध्यान हटाओ उस चीज़ से, जल्दी रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन लोगों ने मेहनत की है उनका नाम भी लिस्ट में आएगा, नहीं आएगा तो अगली बार आप लेकर आओगे, मेहनत आप लोग लगातार करते रहोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।